राजस्थान और मालवा की सीमा पर बसा भानगढ़ एक ऐसा गांव था जहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर एक वीरान पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की चोटी पर सीना ताने खड़ी थी ठाकुर संग्राम सिंह की 100 साल पुरानी काली हवेली। आज उस हवेली की लाल ईंटें काली पड़ चुकी थीं। छतों पर पीपल की जटाएं उगाई थी, लेकिन उसका खौफ गांव के बच्चे बच्चे की रगों में आज भी जिंदा था। पूस महीने की कंपा देने वाली रात थी। गांव की चौपाल पर एक बड़ा सा अलाव सुलग रहा था, जिसके चारों तरफ कोहरा लिपटा हुआ था। अलाव के पास गांव का सबसे क्रूर साहूकार लाला रतन लाल अपने मोटे मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अलाव की दूसरी तरफ जमीन पर बैठा था किशन, एक 30 साल का सीधा साधा मेहनती लेकिन कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ गरीब किसान। ठंड और डर से उसका शरीर कांप रहा था। लाला जी, मेरे बापू ने आपसे सिर्फ 200 रुपए लिए थे। मैं 5 साल से आपके खेतों में बिना मजदूरी के खट रहा हूं। कल अगर आपने मेरी वो जमीन और बैल छीन लिए तो मेरी बूढ़ी माँ और पत्नी जीते जी मर जाएंगी। मुझ पर थोड़ा रहम खाइए। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि किशन की जमीन बहुत उपजाऊ है और उसे हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अलाव की रोशनी में लाला का चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी चौपाल में सन्नाटा ला दिया। लाला रतन लाल के बही खाते में रहम नहीं होता किशन, पर हां, अगर तू आज रात भानगढ़ की उस काली हवेली में रुककर ठाकुर की चांदी की छड़ी ले आए तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। चांदी की छड़ी और हवेली का नाम सुनते ही पास बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग काका सीताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। आग में जलती लकड़ी के चटकने की आवाज भी अब भयानक लगने लगी थी। हवा का एक बर्फीला झोंका आया जिससे अलाव की लपटें कांप उठीं। काका सीताराम जानते थे कि भानगढ़ की हवेली में रात गुजारने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। पिछले साल भी एक नौजवान वहां गया था और सुबह उसकी लाश ही बाहर आई थी। लाला, तू इस गरीब लड़के को मौत के कुएं में धकेल रहा है। किशन, तू इसकी बातों में मत आ। जमीन चली जाए तो सूखी रोटी खा लेना, पर उस चुड़ैल चंपा की हवेली में मत जाना। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। किशन के दिमाग में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ भूख और गरीबी की धीमी मौत थी और दूसरी तरफ हवेली का वो खौफनाक साया। उसे अपने बापू का चेहरा याद आया, जिन्होंने मरते वक्त खेत की मिट्टी उसके हाथों में रखकर उसे कभी न बेचने की कसम ली थी। किशन ने अपनी धोती कसकर बांधी। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक हताश आदमी की हिम्मत आ गई थी। उसने लाला की तरफ देखा। काका, जमीन गई तो मेरे पास बचेगा ही क्या? मेरी माँ उसी मिट्टी को पूछती है। लाला जी, आप सुबह सूरज निकलते ही उस चांदी की छड़ी का इंतजार करना। किशन तेज कदमों से अपनी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ मुड़ गया। जब उसने अपनी पत्नी राधा को लाला की शर्त के बारे में बताया तो राधा के हाथ से लालटेन का कांच छूटकर टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और किशन के पैरों में गिर गई। वो जानती थी कि हवेली से रात को औरतों के रोने और पायल छनकने की डरावनी आवाजें आती हैं। उसने किशन को रोकने की बहुत कोशिश की। आप पागल हो गए? हम दोनों मिलकर किसी के खेत में मजदूरी कर लेंगे। मैं आपको उस मौत की हवेली में नहीं जाने दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। किशन ने अपनी लाठी पर सरसों का तेल मला और लालटेन में केरोसिन पूरा भर दिया। वो अपनी पत्नी के आंसू पोंछ ही रहा था कि दरवाजे पर काका सीताराम आ खड़े हुए। उनके हाथ में एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली थी। काका का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने वो पोटली किशन के हाथों में रख दी और उसे उस हवेली के काले इतिहास और बचाव के तरीके के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, खाली हाथ मत जा। इस पोटली में शमशान की राख, पीली सरसों और एक लोहे की कील है। तू जिस कमरे में रुकेगा उसकी चौखट पर इस राख की लकीर खींच देना और कील गाड़ देना। कोई बुरी ताकत अंदर नहीं आ पाएगी। काका ने किशन को 3 सख्त नियम बताए। पहला,
चाहे कुछ भी हो जाए, रात भर कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरा, अगर हवेली में कोई अपनी जानी पहचानी आवाज देकर बुलाए तो पलटकर जवाब मत देना। और तीसरा, अगर कोई रोते हुए पानी मांगे तो उसे भूलकर भी पानी मत देना। किशन ने पोटली को अपने माथे से लगाया, उसे अपनी जेब में रखा और अपनी लालटेन उठाकर घने कोहरे में पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। मैं आपकी एक एक बात याद रखूंगा काका। राधा, तू दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं सुबह जरूर लौटूंगा। गांव से हवेली की दूरी करीब 2 कोस थी। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरा हुआ था। जैसे जैसे किशन पहाड़ी पर चढ़ रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हवा के झोंके सूखे बांस के पेड़ों से टकराकर डरावनी सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। सूं सूं। लालटेन की पीली रोशनी में किशन को अपनी ही परछाई किसी भूत जैसी लग रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किशन जी, मुझे घर ले चलिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। किशन का कलेजा मुंह को आ गया। यह आवाज हूबहू उसकी पत्नी राधा की थी। उसका मन किया कि वो मुड़कर देखे और अपनी राधा को गले लगा ले, लेकिन तभी उसे काका सीताराम की चेतावनी याद आ गई कि वो छलावा है, मुड़कर जवाब मत देना। नहीं, राधा घर पर है। ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। मुझे मुड़कर नहीं देखना है। जय बजरंगबली। किशन ने आंखें बंद की, पसीना पहुंचते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और अपनी चाल दुगनी कर दी। कुछ ही देर में वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया जहां हवेली खड़ी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा 15 फुट ऊंचा था, जिस पर लोहे के बड़े बड़े कांटे और जंग खाई हुई एक भारी जंजीर लटती थी। किशन ने अपने दोनों हाथों से उस बर्फ जैसे ठंडे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक और कान फोड़ देने वाली आवाज चर्र क्रक के साथ खुला। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई, जैसे पुराने सूखे गुलाबों में किसी ने सड़ा हुआ मांस मिला दिया हो। किशन ने हवेली की दहलीज लांघी। हे भगवान, कितनी भयंकर बदबू है। मुझे जल्दी से दूसरी मंजिल पर वो कमरा ढूंढना होगा और छड़ी लेनी होगी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। किशन अभी आंगन के बीच में ही था कि अचानक उसके पीछे से हवेली का वो भारी मुख्य दरवाजा अपने आप बहुत जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब किशन पूरी तरह से उस शापित हवेली में कैद हो चुका था। घबराहट के बावजूद किशन ने खुद को संभाला। वो सामने लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी बुरी तरह चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबी गैलरी थी और आखिर में ठाकुर का मुख्य कमरा था। किशन ने दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि धूल से सनी एक पुरानी मेज पर शेर के मुंह वाली वो चांदी की छड़ी रखी हुई थी। मिल गई, मेरी जमीन बच गई। अब बस मुझे सुबह तक इस कमरे में जिंदा रहना है। किशन ने तुरंत काका सीताराम की दी हुई पोटली निकाली। उसने दरवाजे की दहलीज पर शमशान की राख और पीली सरसों की एक मोटी लकीर खींच दी। अपना सुरक्षा घेरा बनाने के बाद वो कंबल ओढ़कर कमरे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। रात के करीब 12 बज रहे थे और हवेली में मुर्दों जैसी खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक हवेली के बिल्कुल निचले हिस्से यानी अंधेरे तहखाने से एक आवाज आनी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चांदी की पायल पहने हुए तहखाने से बाहर निकल रहा है, और हर छमछम के साथ वो आवाज सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल की तरफ आ रही थी। वो जो कोई भी था, वो किशन के कमरे की तरफ ही आ रहा था। पायल की वो भयानक झंकार धीरे धीरे दूसरी मंजिल की उस लंबी अंधेरी गैलरी यानी कॉरिडोर में गूंजने लगी। हर कदम के साथ हवेली की पुरानी और गली हुई लकड़ियां दर्द से चरमरा रही थीं।
ऊनी कंबल सिर तक ओढ़ लिया। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि गैलरी की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई है और सड़े हुए मांस की वो गंध अब चमेली के इत्र की महक में बदल गई है। हे बजरंगबली, काका ने कहा था मुझे इस आवाज का जवाब नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये दरवाजा नहीं खोलना है। मेरी राधा और माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। पायल की आवाज ठीक किशन के कमरे के बंद दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। एक भारी सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि किशन को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी खाली जगह थी, वहां से किशन की नजर बाहर खड़े किसी के पैरों पर पड़ी। लालटेन की पीली रोशनी में उसने देखा कि वो पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। उन काले और सड़े हुए पैरों में भारी चांदी की पायल बंधी थी जिस पर सूखा हुआ खून जमा था। तभी दरवाजे पर बहुत ही हल्के से दस्तक हुई। खट खट खट। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत कमजोर और बीमार इंसान अपनी उंगलियों के पोरों से दरवाजा बजा रहा हो। दस्तक के तुरंत बाद एक औरत के रोने की बहुत ही दर्दनाक, घुटन भरी और सिसकती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। ये आवाज इतनी असली और दर्द भरी थी कि किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। ठाकुर जी, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। इन ईंटों ने मेरा सीना दबा रखा है। मुझे थोड़ी सी हवा दे दो, बस थोड़ा सा पानी। ये आवाज सुनकर किशन के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक सीधा साधा किसान था। किसी को तड़पते हुए सुनना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद ये कोई प्रेत नहीं, बल्कि सच में कोई गरीब औरत है जिसे लाला रतन लाल ने उसे डराने के लिए भेजा है, या शायद कोई सच में तहखाने में फंसा हुआ है। उसका दिल पिघलने लगा और उसका हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ उठने लगा। ये तो किसी जिंदा औरत की आवाज लग रही है। शायद चंपा की आत्मा नहीं है। शायद सच में कोई प्यासा है जिसे मेरी मदद चाहिए। किशन जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी शमशान की राख की उस लक्ष्मण रेखा पर गई। राख का रंग पीला पड़ चुका था और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जैसे कोई बाहर से उस रेखा को जलाने की कोशिश कर रहा हो। राख में पड़ी पीली सरसों चटकने लगी थी। चट चट। किशन तुरंत पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे काका की वो चेतावनी याद आ गई, अगर कोई रोते हुए पानी मांगे तो उसे भूल कर भी पानी मत देना। नहीं, ये छलावा है। काका ने कहा था कि वो मेरे दिमाग और दया से खेलेगी। मुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। सुबह तक, बस सूरज निकलने तक जिंदा रहना है। जब दरवाजा नहीं खुला तो बाहर सन्नाटा छा गया। उल्टे पैर दरवाजे के नीचे से गायब हो गए। किशन को लगा कि मुसीबत टल गई है। उसने राहत की लंबी सांस ली। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन हवेली का असली आतंक अभी शुरू होना बाकी था। अचानक नीचे आंगन से हवेली के भारी लोहे के मुख्य दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई हवेली के अंदर दौड़ता हुआ आया हो। नीचे आंगन से किसी के भारी कदमों की और जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज चंपा की नहीं थी। ये आवाज हूबहू किशन की पत्नी राधा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे राधा को कोई पीट रहा है और वो दर्द से चीख रही है। राधा के रोने की आवाज लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल की गैलरी तक आ गई थी, बिल्कुल किशन के कमरे के दरवाजे के बाहर। किशन जी, दरवाजा खोलिए। लाला की गुंडों ने घर पर हमला कर दिया है। उन्होंने माँ को मार दिया है और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बचा लीजिए, दरवाजा खोलिए। ये सुनते ही किशन के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका खून खौल उठा। लाला रतन लाल की क्रूरता वो अच्छी तरह जानता था। उसे लगा कि लाला ने धोखा दिया है और उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार पर हमला कर दिया है। एक पल के लिए किशन भूल गया कि वो भानगढ़ की काली हवेली में है। उसे सिर्फ अपनी राधा की चीखें सुनाई दे रही थी, दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेंगे। उस कुत्ते लाला की इतनी हिम्मत, उसने मेरी मां पर हाथ उठाया। राधा, डरो मत, मैं आ रहा हूं। मैं इन सबको इसी हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा।
किशन पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने बिना सोचे समझे कुंडी पकड़ ली और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गैलरी में घुप अंधेरा था। वहां कोई राधा नहीं थी, कोई लाला के गुंडे नहीं थे। वहां सिर्फ एक काली, लंबी और सड़ी हुई आकृति हवा में तैर रही थी। उस आकृति ने एक फटी हुई सफेद साड़ी पहनी थी जो खून से लथपथ थी। उस आकृति का चेहरा, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक गहरा काला और सड़ा हुआ गड्ढा था जिसमें से कीड़े गिर रहे थे। ये राधा नहीं, चंपा की आत्मा थी, जो अपनी असली और खौफनाक शक्ल में किशन के सामने थी। किशन अपनी लाठी उठाकर पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूने दरवाजा खोल दिया किशन। मेरी प्यास पर दया नहीं आई, पर अपनी पत्नी की आवाज पर बाहर आ गया। अब तू भी मेरे साथ इसी दीवार में दफन होगा। वो आत्मा हवा में तैरती हुई किशन की तरफ झपटी। उसके लंबे, नुकीले और काले नाखून किशन की गर्दन की तरफ बढ़े। आत्मा का बर्फ जैसा ठंडा हाथ किशन के सीने से जोर से टकराया। किशन को ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे का गर्म खंजर उसके सीने में उतार दिया हो। वो दर्द से चीखता हुआ पीछे की तरफ गिरा और लालटेन उलट गई। मेरा सीना! हे भगवान, काका ने सही कहा था, ये छलावा है। मैंने दरवाजा क्यों खोला? किशन रेंगता हुआ कमरे के बीच में आ गया। आत्मा कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी चौखट पर पड़ी शमशान की राख और पीली सरसों की लकीर ने अपना काम किया। जैसे ही आत्मा का साया उस लकीर पर पड़ा, एक नीली रंग की आग भभक उठी। भक! राख से मंत्रों की गूंज उठी और आत्मा दर्द से चिंघाड़ती हुई पीछे गैलरी में जा गिरी। उसका शरीर उस राख की रेखा को पार नहीं कर सका। ये आग मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। मैं इस पूरी हवेली की मालकिन हूं। तू सुबह का सूरज जिंदा नहीं देख पाएगा। किशन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सीने पर जहां आत्मा का हाथ लगा था, वहां उसके कुर्ते पर एक काला, जला हुआ निशान बन गया था और उसकी त्वचा झुलस गई थी। किशन कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। उसने लालटेन को सीधा किया, लेकिन उसका कांच टूट चुका था और लौ बहुत छोटी हो गई थी। बजरंगबली, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राधा ठीक होगी, ये बस मेरे दिमाग से खेल रही है। मुझे सुबह का इंतजार करना है, बस कुछ घंटे और। रात के 3 बज चुके थे। हवेली का माहौल अब और भी दम घोटू हो गया था। बाहर गैलरी से आत्मा की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। किशन को लगा कि शायद राख के घेरे ने उसे हमेशा के लिए डराकर भगा दिया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली का असली आतंक दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि दीवारों के अंदर छिपा था। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उन दीवारों के बीच से अचानक ईंटों के खिसकने की भयानक आवाज आने लगी। कर्र कर्र। दीवारें धीरे धीरे अपनी जगह से सरक रही थीं और किशन की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे कमरा खुद ब खुद छोटा हो रहा हो। किशन चारों तरफ से खिसकती दीवारों के बीच फंस गया था। कमरे का दरवाजा अब गायब हो चुका था। उसकी जगह भी ईंटों की एक ठोस दीवार बन गई थी। ठाकुर ने मुझे दीवार में चुना था, आज मैं तुझे इस दीवार में चुनूंगी। ईंटों के बीच सांस घुटने का दर्द कैसा होता है, अब तू महसूस करेगा। किशन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारें अब उससे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर थीं और छत नीचे की तरफ आ रही थी। उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं और खिसकती ईंटों की धूल उसके फेफड़ों में भर रही थी। हे भगवान, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मेरी राधा भूखी मर जाएगी। रुक जाओ चंपा, मुझे छोड़ दो। मैं ठाकुर नहीं हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं।
गरीब? तुम इंसानों की गरीबी और दया सब झूठी है। जब ठाकुर ने मुझे यहाँ गाड़ा था तब भी कोई मेरी चीखें सुनकर नहीं आया था। तुम सब स्वार्थी हो। आज तू भी इसी अंधेरे में तड़प तड़प कर मरेगा जैसे मैं मरी थी। दीवारें अब किशन के कंधों को छूने लगी थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसे जमीन के अंदर खींच रहे हों। तभी अंधेरे में किशन के हाथ से चांदी की छड़ी फिसलकर जमीन पर गिर गई। छनन। उस छड़ी के गिरते ही एक अजीब सी चमक कमरे में फैल गई। किशन की नजर उस शेर के मुंह वाली छड़ी पर पड़ी। ये छड़ी चमक क्यों रही है? काका ने कहा था कि इस छड़ी में ठाकुर का बहुत घमंड था। शायद इसमें कोई राज है। किशन ने पूरी ताकत से उस चांदी की छड़ी को उठाया। वो बहुत भारी थी। उसने ध्यान से देखा कि शेर के मुंह वाले हिस्से हैंडल के नीचे एक छोटा सा पेंच था जो थोड़ा खुला हुआ था। खिसकती दीवारों के दबाव के बीच किशन ने कांपते हाथों से उस शेर के मुंह को जोर से घुमाया। कट। छड़ी का ऊपरी हिस्सा खुल गया और उसके अंदर से लोहे की एक पुरानी जंग खाई हुई चाबी नीचे गिर पड़ी। चाबी? ठाकुर की छड़ी के अंदर चाबी क्यों छिपी है? ये जरूर तहखाने के उस ताले की चाबी होगी जहां चंपा को गाड़ा गया था। चाबी के बाहर आते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। खिसकती हुई दीवारें जहां थीं वहीं रुक गईं। छत नीचे आना बंद हो गई। चंपा की आत्मा की चीखें जो अभी तक गुस्से में थीं अब एक अजीब सी दर्दनाक और सिसकती हुई पुकार में बदल गईं। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये चाबी, ठाकुर ने मेरी मौत के बाद इस चाबी को छिपा दिया था ताकि मेरी हड्डियों को कभी सूरज की रोशनी न मिल सके। मुझे खोल दो किशन, मुझे इस अंधेरे से निकाल दो। कमरे का दरवाजा जो ईंटों में बदल चुका था अब वापस लकड़ी के दरवाजे में बदल गया और जोर से खुल गया। चरर धड़ाम। बाहर गैलरी में सुबह की हल्की सी नीली रोशनी डॉन खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मुर्गे की बांग दूर गांव से सुनाई दी। रात का खौफ खत्म हो रहा था। किशन पसीने और खून से लथपथ था, लेकिन वो समझ गया था कि चंपा की आत्मा उसे मारना नहीं बल्कि अपनी मुक्ति चाहती थी। चंपा, मैं तुम्हारी हड्डियां यहां सड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज सूरज की रोशनी दिखाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ये एक गरीब किसान का वादा है। किशन लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आंगन में आया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंगन के एक कोने में बने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा ढूंढा। उस पर एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। किशन ने कांपते हाथों से वो चाबी उस ताले में लगाई। क्लिक। ताला खुल गया और नीचे जाने का रास्ता साफ हो गया। तहखाने के अंदर घुप अंधेरा और सीलन थी। रोशनी होते ही सामने का नजारा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। सामने की एक दीवार आधी टूटी हुई थी और उसके अंदर एक इंसानी कंकाल जंजीरों से बंधा हुआ था। कंकाल के हाथ जोड़ने की मुद्रा में थे, जैसे वो मरते वक्त भी रहम की भीख मांग रही हो। ये चंपा थी। हे भगवान, इस अमीर ठाकुर ने एक गरीब लड़की के साथ क्या जुल्म किया था। चंपा, मैं तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं। तुम्हारी सजा आज खत्म हुई। एक साफ जगह पर लकड़ियां इकट्ठी की। उसने चंपा की हड्डियों को चिता पर रखा और मंत्र पढ़ते हुए आग लगा दी। भभक। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। धुएं के बीच से किशन को एक पल के लिए एक सफेद साड़ी वाली लड़की मुस्कुराती और हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी, जो फिर हवा में विलीन हो गई। हवेली का खौफनाक सन्नाटा अब शांति में बदल गया था। सुबह के 8 बज चुके थे। भानगढ़ की चौपाल पर लाला रतन लाल उसे पूरा यकीन था कि किशन की लाश हवेली में पड़ी होगी और अब वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। गांव के लोग, राधा और काका सीताराम डरे हुए और उदास चेहरों के साथ वहां खड़े थे। राधा फूट फूट कर रो रही थी। रो मत राधा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरा पति उस चुड़ैल से बचकर नहीं आएगा। अब वो जमीन मेरी हुई। चल रामू,
जाकर खेत पर लाल झंडी गाड़ दे। तभी पहाड़ी के रास्ते से किसी के चलने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा, वो किशन था। उसके कपड़े खून, मिट्टी और पसीने से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और हिम्मत थी। उसके एक हाथ में चांदी की छड़ी थी और दूसरे हाथ में काका सीताराम की दी हुई राख की पोटली। झंडी गाड़ने की जरूरत नहीं है लाला जी, आपका कर्ज मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर चुका दिया है। ये लो ठाकुर संग्राम सिंह की चांदी की छड़ी। किशन ने पूरी ताकत से वो भारी चांदी की छड़ी लाला रतनलाल के पैरों के पास फेंक दी। छनन, पूरी चौपाल हक्की बक्की रह गई। लाला रतनलाल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में लालच और खौफ दोनों एक साथ थे। उसने छड़ी उठाई और लालच से उसे चूमने लगा। किशन ने काका और राधा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ मुड़ गया। उसने लाला को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, लेकिन लाला का लालच उसकी मौत का कारण बनने वाला था। जैसे ही लाला ने उस चांदी की छड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, तभी लाला के कानों में एक औरत के रोने और घुंघरुओं की भयानक झंकार गूंजने लगी। ये आवाज सिर्फ लाला को सुनाई दे रही थी। चंपा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन ठाकुर की उस शापित छड़ी ने अब एक नए, लालची और क्रूर इंसान लाला को चुन लिया था। कुछ ही पलों में लाला रतनलाल ने चौपाल पर ही दम तोड़ दिया। उसके हाथ में वो चांदी की छड़ी अब भी कसी हुई थी। उस दिन के बाद भानगढ़ की हवेली से कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई।